कांताबाई नंदिनी के यहाँ झाड़ू पोछे और खाना बनाने का काम करती थी। उसके पति की मौत बहुत पहले हो गई थी। कांताबाई का एक बेटा था दीपक। दीपक इस साल 10वीं की परीक्षा देने वाला था। दीपक मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहा था। वो कंप्यूटर क्लास में भी एडमिशन लेना चाहता था ताकि वो अपनी पढ़ाई और भी अच्छे से कर सके। इसलिए उसने अपनी माँ से इसके लिए कहा। एडमिशन में कुछ ज्यादा पैसे लगने थे। उतने पैसे कांताबाई के पास नहीं थे, तो उसने वो पैसे अपनी मालकिन नंदिनी से मांगे। लेकिन जैसे ही कांताबाई ने नंदिनी से पैसे मांगे, नंदिनी उखड़ गई। अरे, जब देखो पैसे मांगती रहती हो। पैसे क्या कोई पेड़ पर उगते हैं? महीने के अंत में तो देते ही है ना तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह। मुफ्त में तो काम नहीं करवाते तुमसे। मेम साहब, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। वो बात दरअसल ये है कि मेरा बेटा दीपक कंप्यूटर क्लास में एडमिशन लेना चाहता है, उसी के लिए पैसों की जरूरत थी। नंदिनी ये सुनकर तो और भी आग बबूला हो गई। वाह 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 वाह, ये लो, इसे कहते हैं जेब में फूटी कौड़ी नहीं और सपने देखेंगे 5 स्टार में पार्टी के। देखो कांता, तुम्हें बुरा लगे या भला, लेकिन सच बोलने में अगर किसी को बुरा लगे तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं समझी नहीं मेम साहब। देखो, तुम इतनी मेहनत करके 2 पैसे कमाती हो। उन पैसों को अगर जोड़ो तो भविष्य में तुम्हारे काम आएगा। क्यों बिना मतलब कंप्यूटर क्लास और दीपक की पढ़ाई लिखाई पर पैसे बर्बाद कर रही हो? कुछ नहीं मिलना उसे। यहाँ अच्छे अच्छे पढ़ लिख कर घूम रहे हैं। तुम्हारा बेटा कौन सा तीर मार लेगा? काम वाली का बेटा है, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा? मेरी मानो उसकी पढ़ाई लिखाई छुड़वाओ और उसे भी किसी काम धंधे में लगवाओ। नंदिनी की बात शुरू में कांता को बुरी तो लगी, लेकिन बाद में उसे सही में ऐसा लगने लगा कि ज्यादा पढ़ लिख कर दीपक क्या ही कर लेगा। वो अगले दिन ही उसके स्कूल गई और उसके प्रिंसिपल से मिली। जी सर, मैंने बिल्कुल तय कर लिया है। आप उसका नाम स्कूल से काट दीजिए। अब दीपक आगे नहीं पढ़ेगा। कांता, आपको पता भी है आप क्या कह रही हैं? मुझे सब पता है सर, लेकिन मैंने तय कर लिया है कि अब दीपक नहीं पढ़ेगा। कांता, एक बात बताओ, क्या हर हरे भरे पेड़ को कोई काटता है? तुम्हारा बेटा क्या है, शायद तुम्हें नहीं मालूम। 9वीं में उसके गणित में 100 में से 100 नंबर आए हैं, अंग्रेजी में 99, हिंदी में 99, कमोबेश सभी विषय में उसने टॉप किया है। वो भविष्य में कुछ बहुत बड़ा करेगा कांता, तुम मेरी मानो, उसकी पढ़ाई मत छुड़वाओ। सर, मैं तो अंगूठा छाप हूँ, मुझे नंबरों का नहीं पता। लेकिन पता नहीं, आपकी बातों पर भरोसा करने का दिल करता है। ये कहकर कांता वहाँ से चली गई। घर जाकर उसने अपना मंगलसूत्र बेच दिया, क्योंकि वो अब उसके किसी काम का नहीं था। कांता नंदिनी के यहाँ काम करती रही। दीपक ने कंप्यूटर क्लास में एडमिशन ले लिया। धीरे धीरे समय बीता। दीपक ने बोर्ड की परीक्षा दी। जब उसका रिजल्ट आया तो वो पूरे स्कूल में फर्स्ट आया था। नंदिनी को भी ये बात पता लग गई। वो मन ही मन बहुत चिढ़ गई। उसे लगने लगा कि कांता ने उसकी बात नहीं मानकर उसका अपमान किया है। खैर, उसने ये बात उससे कही नहीं, लेकिन ये बात उसके मन में बैठ गई थी। कुछ समय और बीता। इंटरमीडिएट में भी दीपक ने टॉप किया। वो ये बात अपनी माँ को बताने खुशी खुशी घर पहुँचा, लेकिन घर पर उसकी सारी खुशी आंसुओं में बदल गई। उसने देखा कि उसकी माँ बेहोश पड़ी है। वो उसे लेकर अस्पताल पहुँचा। आपकी माँ को मेजर हार्ट अटैक आया था। आप कुछ देर और करते तो शायद हम उन्हें नहीं बचा पाते। अब आपको अपनी माँ का बहुत ख्याल रखना होगा। अभी कुछ दिन उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। कुछ दिन बाद कांता अस्पताल से आ गई। वो फिर से काम पर जाना चाहती थी, लेकिन दीपक ने मना कर दिया। नहीं माँ, अब तुम काम पर नहीं जाओगी, मैं काम करूँगा। अरे, ये कैसी बातें कर रहे हो? अभी तो तुम्हें बहुत पढ़ना है, आगे बढ़ना है। नहीं माँ, मुझे जितना पढ़ना था मैंने पढ़ लिया। अब मुझे तुम्हारी देखभाल करनी है। नहीं बेटा, चाहे कुछ हो जाए, मैं तुम्हें पढ़ाई छोड़ने बिल्कुल नहीं कहूँगी। मुझे आज भी याद है, तुम्हारे प्रिंसिपल ने मुझसे कहा था कि तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, इसकी पढ़ाई मत छुड़वाना। लेकिन दीपक अपनी जिद पर अड़ा रहा। तब कांता इस बात पर राजी हुई कि वो काम भी करेगा और पढ़ाई भी। दीपक ने कुछ जगह काम के लिए ट्राई किया, लेकिन बात नहीं बनी। वो परेशान रहने लगा। एक दिन कांता नंदिनी के यहाँ अपने बेटे के लिए कुछ काम मांगने गई। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि बेटे को काम करने का हो। तुम्हें ही उसे पढ़ाने का शौक चढ़ा था। अब क्या हुआ, सारे शौक उतर गए? मेम साहब, वो पढ़ाई नहीं छोड़ रहा। वो दिन में काम करेगा और रात को पढ़ेगा। वो ये बातें कर ही रहे थे कि नंदिनी के पति सागर वहाँ आ गए। उन्होंने उन दोनों की बातें सुनी और कांता से कहा, कांता, मुझे अपने ऑफिस में एक ऑफिस बॉय की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो अपने बेटे को कल से काम पर भेज दो। लो कांता, तुम्हारे बेटे के तो भाग्य खुल गए। ऐसा कहाँ होता है कि नौकरी की जरूरत हो और नौकरी चलकर घर आ जाए।
दीपक नंदिनी के पति के ऑफिस में काम करने लगा। पूरे ऑफिस की सफाई, गेस्ट के लिए चाय बनाना और पिलाना और इधर से उधर फाइल पहुंचाने का काम था उसका। वो सारा काम बहुत मन लगाकर करता। ऑफिस में जब उसे समय मिलता तो वो पढ़ाई में लग जाता। ऑफिस से छूटने के बाद इवनिंग कॉलेज में जाता। एक दिन की बात है, ऑफिस का काम खत्म करके वो अपने इवनिंग कॉलेज की ओर जा रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा कि कुछ दिनों से जहाँ रोड निर्माण का काम चल रहा था वहाँ काफी भीड़ है। वो वहाँ गया तो उसने देखा कि एक आदमी वहाँ खड़े कुछ इंजीनियरों को गुस्से में डांट रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन लगता है कि आप लोगों के दिमाग में ये बात नहीं घुस रही है। मेरे रहते हुए अगर करप्शन किया तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। सुन रहे हैं आप लोग? तुम लोगों के करप्शन का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है, लेकिन वो क्यों भुगते? तुम लोगों को भुगतना होगा। उसके बाद वो आदमी वहाँ से सड़क निर्माण के कुछ मटेरियल को उठाता है। क्या है ये है? इसमें मिलावट, उसमें मिलावट, हर चीज में मिलावट। इन सामग्रियों से सड़क बनी तो 1 साल भी नहीं टिक पाएगी। सरकार जब पूरे पैसे दे रही है तो अच्छा काम क्यों नहीं हो रहा है? हम यहाँ जनता की सेवा के लिए बैठे हैं, लेकिन लगता है तुम लोग किसी और की सेवा कर रहे हो। मेरे रहते ये नहीं चलेगा। मैं अभी के अभी तुम सभी को सस्पेंड करता हूँ। कल से यहाँ नई टीम काम करेगी और हाँ, तुम सभी लोगों के खिलाफ इंक्वायरी बैठेगी। वहाँ खड़े सड़क निर्माण से जुड़े इंजीनियर उससे माफी मांगते रहे, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। थोड़ी देर में वो आदमी अपनी सरकारी गाड़ी, जिस पर कलेक्टर लिखा था, उसमें बैठकर चला गया। दीपक जब घर पहुंचा तो पूरी रात उस कलेक्टर साहब के बारे में सोचता रहा। उसने तय कर लिया कि वो कलेक्टर बनेगा और जनता की सेवा करेगा। इस बीच ग्रेजुएशन की उसकी पढ़ाई पूरी हो गई। उसने उसमें भी टॉप किया। एक दिन नंदिनी कुछ काम से अपने पति के ऑफिस आई हुई थी। दीपक उस समय खाली था, इसलिए अपनी पढ़ाई में लगा हुआ था। उसे पता ही नहीं चला कि नंदिनी कब आई। नंदिनी ने देखा कि वो किताब पढ़ने में मगन है। उसने सबके सामने ही उसे जोरों से डांट दिया। तुम यहाँ काम करने आते हो या पढ़ाई करने? तुम्हें हम काम के पैसे देते हैं, टाइम पास करने के नहीं। मेम साहब, वो खाली था इसलिए पढ़ने लगा, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा क्या पढ़ रहे थे, जरा मैं भी देखूं तो। उसके बाद उसने दीपक की किताबें उठा ली। वो आईएएस की तैयारी की किताबें थीं। उसे देखकर नंदिनी फिर से भड़क गई। देखो, सपने देखना बुरा नहीं, लेकिन औकात में रहकर ही सपने देखने चाहिए। ज्यादा उड़ोगे तो मुंह के बल ऐसा गिरोगे कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। नंदिनी की बात दीपक के दिल में चुभ गई। उस दिन के बाद वो ऑफिस में तो पढ़ाई नहीं करता, लेकिन अब उसके सपने और मजबूत हो गए थे। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाने लगी। पहले उसने प्रारंभिक परीक्षा पास की, फिर मुख्य और उसके बाद इंटरव्यू में तो उसने झंडे गाड़ दिए। जब उसका रिजल्ट आया तो आईएएस परीक्षा में उसकी ऑल इंडिया रैंकिंग 3 थी। दीपक ने ये बात अपनी माँ को बताई। मुझे तो पता था कि तू कुछ बड़ा करेगा, बहुत बड़ा। पहले तेरे प्रिंसिपल ने मुझसे ये बात कही थी बेटा। सब तेरा आशीर्वाद है माँ। तू ही मेरी हिम्मत है, तू ही मेरी सफलता, तू ही मेरी प्रेरणा। हर अखबार और न्यूज़पेपर पर उसकी कामयाबी की चर्चा हो रही थी। नंदिनी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक कामवाली का बेटा कैसे कलेक्टर बन गया, क्योंकि उसने तो पहले से ही तय कर रखा था कि कामवाली का बेटा तो ड्राइवर या चपरासी ही बनेगा। एक इंटरव्यू में दीपक ने अपनी सफलता के पीछे अपनी माँ का हाथ बताया और लोगों की प्रेरणा के लिए एक मंत्र दिया। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। माँ, ये नौकरी मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर उन होटल वालों को मेरा काम पसंद आ गया तो मेरी पगार और बढ़ जाएगी। बहुत मुश्किल से तो मुझे ये नौकरी मिली है। अब तुम ऐसे घबराकर भेजोगी तो वहां इतनी दूर अनजाने शहर में अनजानी जगह पर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। हाँ, नहीं कर रही मन उदास, पर तू वादा कर मुझे रोजाना फोन करती रहेगी। हाँ माँ, मैं जब भी काम से फ्री हुआ करूंगी सबसे पहले तुम्हें फोन करूंगी। अच्छा रुक, मैं तेरे लिए साथ में खाने का कुछ बांध देती हूँ, तू रास्ते में बस में खा लेना। ठीक है माँ, तब तक मैं अपना सामान अटैची में रख लेती हूँ। ये है सीता, लाजवंती की बेटी। लाजवंती बहुत गरीब है। पति के जाने के बाद घरों में काम करके लाजवंती ने सीता को पाल पोस कर बड़ा किया। सीता ने गांव में ही रहकर 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। सीता आगे पढ़ना तो चाहती थी, पर पिछले 1 साल में लाजवंती की तबीयत बहुत खराब रही, जिस वजह से सीता ने अभी कॉलेज की पढ़ाई के लिए अपना विचार बदल लिया और नौकरी ढूंढने लगी। सीता के बचपन की सहेली आशा की कुछ समय पहले दिल्ली के एक होटल में नौकरी लगी थी। आशा जब गांव आई तो सीता ने अपने बारे में भी बात की, तो आशा ने उसकी भी नौकरी उसी होटल में लगवा दी। अगले दिन सीता नौकरी के लिए दिल्ली पहुंचती है। होटल में आशा उसे सब कुछ समझा देती है। सीता खूब मेहनत के साथ होटल में नौकरी करने लगती है। शहर के बहुत बड़े व्यापारी मिस्टर जगन्नाथ जी की बेटी गीता आज शाम अपना जन्मदिन मनाने के लिए हमारे होटल में आ रही हैं। सभी स्टाफ को उनका पूरा ख्याल रखना है।
जगन्नाथ जी की बेटी गीता को किसी भी बात की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो पहली बार हमारे होटल में आ रही हैं। समझ गए? जी सर, हम पूरा ख्याल रखेंगे। सुना है विदेश में पढ़ी लिखी है और बहुत नखरे वाली है। अभी सुबह ही मैंने रिसेप्शन पर फोन उठाया था, बड़ी तीखी आवाज में बात कर रही थी। हमें तो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अगर जरा सी भी शिकायत का मौका मिला तो मैनेजर का गुस्सा तो मैं जानती हूँ, फालतू का भड़क जाते हैं। अच्छा चल, फिर तो हम बहुत ध्यान रखेंगे। अरे माँ का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ माँ। हेलो सीता, जन्मदिन की ढेर सारी बधाई मेरी बच्ची। थैंक यू माँ, मेरे जन्मदिन पर आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत महत्व रखता है। आज सीता का भी जन्मदिन है। ये बात सुनकर सभी स्टाफ के लोग सीता को जन्मदिन की बधाई देते हैं। अरे सीता, आज तुम्हारा भी जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे सीता। वैसे सब किस्मत की बात है। एक तरफ आज तुम्हारा जन्मदिन है जो तुम किसी और के जन्मदिन की तैयारी कर रही हो, और एक तरफ वो लड़की जिसका आज जन्मदिन है, वो कितनी किस्मत वाली है कि वो इतने बड़े होटल में अपने बर्थडे को सेलिब्रेट कर रही है। कहते हैं सब कुछ किस्मत से ही होता है। अब ये सब छोड़ो, अपना अपना काम करते हैं, बहुत सारी तैयारियां करनी है। सीता, तुम्हें मैनेजर साहब बुला रहे हैं। हाँ, मैं अभी आती हूँ। सीता मैनेजर के पास जाती है। सीता, तुम्हें मैं एक स्पेशल ड्यूटी दे रहा हूँ। गीता मैडम के वेलकम के लिए तुम्हें गेट पर ही खड़ा होना है। जैसे ही वो एंट्री लेंगी तुम उनके साथ रहोगी और देखते रहना कि उन्हें किसी भी बात की कोई कमी ना हो। और एक काम करो, अपनी ड्रेस की जगह कोई अच्छी सी स्मार्ट ड्रेस पहन लो ताकि और अच्छा इंप्रेशन पड़े। जी सर। सीता को होटल के गेट पर ड्यूटी मिल जाती है। सीता के पास अपनी तो कोई अच्छी ड्रेस थी नहीं, इसलिए आशा उसे अपनी सुंदर सी ड्रेस दे देती है। सीता तैयार होकर गेस्ट के आने का वेट कर रही थी, तभी एक आदमी उसके पास आया। आपको वहां गाड़ी के पास कोई बुला रहा है। ओह, कहीं गीता मैडम आ तो नहीं गई? मैं गाड़ी के पास जाकर देखती हूँ। जी चलिए। जैसे ही सीता गाड़ी के पास जाती है, अचानक 2-3 बदमाश उसे गाड़ी में जबरदस्ती पकड़कर बिठा लेते हैं और उसका मुंह बंद करके उसे बेहोश कर देते हैं। अचानक से सब कुछ हुआ तो सीता को संभलने का मौका ही नहीं मिला। गाड़ी अनजान सड़क पर दौड़ जाती है। इतनी देर में गीता भी होटल के बाहर आ चुकी थी। सब लोग गीता को देखकर हैरान रह जाते हैं। गीता बिल्कुल सीता की शक्ल की थी। अरे सीता, तू यहाँ क्या कर रही है? तू इस गाड़ी में क्यों बैठी है? चल बाहर निकल, गीता मैडम के आने का टाइम हो रहा है। एक्सक्यूज मी, ये क्या बदतमीजी है? क्या आपका स्टाफ गेस्ट के साथ ऐसे बिहेव करता है? मेरा नाम गीता है, सीता नहीं। क्या आपको बताया नहीं गया था कि आज मेरा बर्थडे है और मैं सेलिब्रेशन के लिए आ रही हूँ? गीता, ये कैसे हो सकता है? तुम तो सीता हो। मैडम, आशा ठीक कह रही है। आपकी सूरत बिल्कुल हमारे स्टाफ की एक लड़की सीता से मिलती है। गीता ये सब सुनकर हैरान रह जाती है। मैं अभी सीता को बुलाती हूँ, वो अभी गेट पर ड्यूटी दे रही थी। तभी एक लड़का भागा हुआ आता है। सर सर सर, सीता को कुछ लोग एक कार में पकड़ कर ले गए। सीता बेहोश थी, मैं पीछे भागा पर कार आगे निकल चुकी थी। वो जरूर कोई बदमाश लोग हैं सर। गीता घबरा चुकी थी। उसने अपने पापा के मोबाइल पर फोन किया और सारी बात बताई। गीता के मम्मी पापा भी वहां पहुंच गए। मैनेजर के पास सीता की माँ का मोबाइल फोन नंबर था। सीता की माँ को जब सारी बात पता चलती है तो वो फौरन बस पकड़कर दिल्ली आ जाती है। अचानक सब पलट जाता है। अरे लाजवंती, तुम, और यहाँ इतने सालों बाद तुझे देख रही हूँ। तू कहाँ गायब हो गई थी? मुझे माफ कर दो मेम साहब, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सीता आपकी बेटी है, गीता की जुड़वा बहन। उस रात आपने एक नहीं 2 बेटियों को जन्म दिया था। मेरे मन में लालच आ गया था। मेरी औलाद नहीं थी, इसलिए मैंने आपकी एक बच्ची चुरा ली और अपने साथ गांव ले गई। पर मुझे नहीं पता था कि आज मेरी गलती की सजा मेरी सीता को मिलेगी। मेरी जुड़वा बहन सीता, माँ पापा सीता को बचा लो। मैं जानता हूं ये सब किसका काम है। मुझे लगता है अशोक ने सीता को गीता समझ लिया और मुझसे बदला लेने के लिए वो गीता को अगवा करना चाहता था। चिंता मत करो, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हम उसे पुलिस की सहायता से पकड़ लेंगे। गीता के पिता मिस्टर जगन्नाथ ने पुलिस को खबर दी और कुछ ही घंटे में पुलिस अशोक को पकड़ लेती है। सीता सही सलामत मिल जाती है। जब सीता को सच्चाई पता चलती है कि गीता उसकी जुड़वा बहन है और उसके असली माता पिता मिस्टर जगन्नाथ और ममता है, तो वो बहुत रोती है। मेरी बच्ची सीता, इतने सालों तक तू हमसे दूर रही। सीता, हमारी बच्ची। मेरी बहन सीता, तू इतने साल मुझसे दूर रही। मैं भी आप सबको पाकर बहुत खुश हूँ। और माँ, तुमने ऐसा क्यों किया?
मेरे अपने माता पिता से मुझे दूर क्यों कर दिया? सीता और गीता एक दूसरे के गले लग जाती हैं। मुझे माफ कर दे सीता, मुझे माफ कर दे। अब तू अपने परिवार के साथ खुश रह। मैं तुझे अपना चेहरा कभी नहीं दिखाऊंगी। मैं हमेशा के लिए चाह रही हूँ तुम कहीं नहीं जाओगी। जो हुआ बचपन में हुआ। मैंने बचपन से तुम्हें अपनी माँ माना है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती माँ। सीता अपनी माँ के गले लग जाती है क्योंकि लाजवंती ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। सीता को अपना असली परिवार मिल जाता है, अपनी जुड़वा बहन मिल जाती है और वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है।